Hello students, our topic is French Revolution for the class 9. It is the third chapter of the history. सबसे पहले है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी किसी भी रेवोल्यूशन होने के कारण, कोई भी क्रांति होने के लिए कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई कारण जरूर होता है ना। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस या ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। पहली जो सबसे बड़ी स्थिति थी, द लुइस 14, द किंग ऑफ द फ्रांस वाज autocratic, a lead a life of the luxury, was inefficient and weak-willed। यानी जो वहाँ का लुइस 14 जो राजा था उस वक्त का, वो लग्जरी लाइफ जीता था और एक अनएफिशिएंट और एक वीक राजा था। दूसरा, सोसाइटी जो सोशल ऑर्डर था फ्रांस का, वो इनइक्वलिटी से भरा हुआ था। इनइक्वलिटीज़ मतलब असमानता था। इसमें सोसाइटी है वो 3 भागों में डिवाइड थी। पहला, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 3 एस्टेट, यानी समाज 3 भागों में बटा हुआ था। द फर्स्ट स्टेट, इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ द सिलिग्री मैन और द चर्च फादर। इसमें पहला वर्ग जो था, पहला जो डिवीज़न था वो था फर्स्ट स्टेट। उसमें चर्च के फादर वगैरह और सिलिग्री मैन्स होते थे। दूसरा था सेकंड स्टेट, इसमें इट इज कंसिस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, मैन्स ऑफ द नोबल बर्थ एंड द एरिस्टोक्रेट्स, यानी राजघराने में जन्म लिए हुए व्यक्ति, लैंडलॉर्ड और एरिस्टोक्रेट्स वगैरह इसमें शामिल होते थे सेकंड स्टेट में। तीसरा था थर्ड स्टेट, इट इज कंसिस्ट ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कॉमन मास एंड द लैंडलेस पीजेंट एंड सर्वेंट एक्स्ट्रा। तीसरा जो स्टेट था वो मेजॉरिटी का था पॉपुलेशन का, एंड इट वाज अनप्रिविलेज क्लास, इसको किसी तरह का प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। और इसके ऊपर जो है तीसरे क्लास के ऊपर हैवी बर्डन ऑफ द टैक्स, हैवी बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द थर्ड स्टेट। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स वर exempted from paying tax to the state, so all the tax were paid by the people of the third state। यानी सारा जो टैक्स है वो तीसरे जो वर्ग था उसी को देना पड़ता था। तीसरा जो कारण था वो था वाइड गैप बिटवीन द पीपल ऑफ द डिफरेंट स्टेट, और मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट्स वर एम्प्लॉयड एज ए लेबर इन द वर्कशॉप विद ए फिक्स वेज। जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो अपनी फिक्स तनख्वाह पे लेबर के रूप में काम करते थे। द वेजेज फेल्ड टू कीप पेस विद द राइज इन द प्राइस, और ये वेज कम बढ़ जाते थे जब कीमतें बढ़ जाती थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच इज वाइडन, और जो अमीर और गरीब का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा था। उसके बाद है नो पॉलिटिकल राइट। इसके अलावा इन लोगों को, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, उनको किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट्स हैड शेयर ऑफ द 2%, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट में केवल 2% लोग आते थे। द रिमेनिंग पीपल्स बिलोंगिंग द थर्ड स्टेट, बाकी सारे जो तीसरे स्टेट में आते थे। ऑल्दो द अपर 2 क्लासेस मेड अप ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कुछ ही मतलब पॉपुलेशन का एक हिस्सा था। येट दे हैव पीपल्स who control the political and economic system of the nation, लेकिन उनका राजनीतिक और आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम में पूरा होल्ड था। दे enjoy all the rights and the privilege, वो सारे राइट्स जो है और प्रिविलेज जो उनको थे वो मिले हुए थे। द एंटायर मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड द प्रिविलेज, और जो सरकार थी वो इस तरीके के मतलब उन्होंने नियम बनाए थे कि जिससे उनके पूरे हितों का ध्यान रखा जा सके। और 5वां जो पॉइंट था वो था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, यानी पैसे का, प्रॉपर्टी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था। इन द फ्रेंच सोसाइटी पीजेंट मेड ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो सामान्य आदमी वो 90% था,
However, only a small number of them owned and the land they cultivated. उनमें से कुछ परसेंट लोगों के पास ही अपनी ज़मीन थी, बाकी ज़्यादातर जो है अमीरों के पास सारी ज़मीन थी. About the 60% of the land was owned by the nobles, the church and the other richer member of the third estate. केवल 60% जो ज़मीन थी वो नोबल्स के या चर्च के या रिच मेंबर्स के पास हुआ करती थी. तो ये सारे जो कॉजेज थे उस वजह से जो है फ्रांस जो रेवोल्यूशन है वो शुरुआत हुआ, यानी फ्रांस की जो क्रांति है वो इसी के कारण से शुरू हुई. और इसमें थर्ड स्टेट के लोगों का ये मानना था कि उनको भी जो है पॉलिटिकल राइट्स मिले और उनको भी जो है सब समानता का अधिकार मिले और उनके ऊपर जो टैक्सेस का जो बर्डन है वो कम से कम हो. हैं वो दे आर आल्सो पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट डिसीजन. उनको भी जो है सरकार की भागीदारी मिले, यानी सरकार जो भी डिसीजन ले उसमें उनका लोगों का भी सहयोग हो. तो इस तरीके से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. उसमें जो सम फिलोसफर्स थे, जो उस वक्त के दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट होने से जो है फ्रांस की क्रांति में उनका भी कुछ योगदान रहा है ना. और द फिलोसफर reflected the theories of the divine right of the king and absolute monarchy and proclaimed the doctrine of the equality of the man, sovereignty of the people. यानी philosophers ने कहा कि सभी लोग समान होने चाहिए, सबकी अपनी एक डिग्निटी होनी चाहिए. They play the vital role in the exposing the evils of the old regimes and focus the disconnect. और इस तरीके से उन्होंने प्रेस ने या फिलोसफर ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया कि जो लोगों की सोच है, जो पुराने कस्टम्स थे, ओल्ड जो थे, उनको तोड़ने में और लोगों की इक्वलिटी और सॉवरेनिटी पर ज़्यादा फोकस किया. इसके अलावा इन द फ्रांस द पीपल हैड नो शेयर इन डिसीजन मेकिंग. उनका कोई योगदान नहीं होता था. द फ्रेंच पार्लियामेंट नोन as the States General had not been convenced for 175 years. Administration was corrupt, inefficient and disorganized. जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो करप्ट था, भ्रष्टाचारी था, इनएफिशिएंट था, योग्य नहीं थे और डिसऑर्गेनाइज यानी बिखरा हुआ था, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया था. तो दीज आर द सम रीजन्स या सर्कमस्टेंसेस थ्रू विच द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अकर. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म करते हैं. कल हम दूसरा टॉपिक लेंगे. दैट्स ऑल.